बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड वीकली जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज है वो ये है कि नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 75 ईयर्स की हो गई है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बड़े मजे की एनालिटिकल अप्रोच सिखाता होता हूं कि दो तरीके से हम किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। एक, हम एग्जैक्ट 1949 नेटो का फाउंडिंग ईयर याद कर सकते हैं। दूसरा, सिंपली अगर आपको ये भी याद रह जाए कि नेटो जो है अब इस साल 75 साल की हुई है, तो जाहिर सी बात है आप 2024 में से जो है वो 75 माइनस कर लेंगे और आपके मतलूबा जो ईयर है वो आ जाएगा। किसी भी चीज को दो तरीकों से हल करना सीखे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका वेरीफाई भी हो जाता है और वो चीज ज्यादा अच्छी याद रहती है। अब मैं जो आपको अहम बात बताने लगा हूं, 4 अप्रैल 1949 को नेटो का फाउंडिंग ईयर था। और बड़ी ही मजे की चीज है, 4 अप्रैल को ही फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया था। 7 मार्च को ने ज्वाइन किया था। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ने और 7 मार्च 2024 को स्वीडन ने ज्वाइन किया था। अब इससे बड़ी अगली अहम चीज कि नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स 12 थे। हाउ मैनी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो? 12। अब अगली चीज जो मैंने लिखी हुई है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पीएमएस के हवाले से, एसएस के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू के हवाले से कि वाई 9/11 इज इंपॉर्टेंट। तमाम लोगों को पता है कि यूएसए के टावर्स पे अटैक हुआ था, तालिबान ने अटैक किया था। तो इसके बाद नेटो ने ये अहद किया था कि किसी भी एक कंट्री पे हमला हो गया तो समझो नेटो के किसी भी और कंट्री पे हमला हो गया, हम तमाम मिलके स्टैंड लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल यूएसए पे हमला हुआ तो नेटो और बाकी तमाम ममालिक यूएसए की हेल्प करेंगे। और नेटो की फोर्सेस इसी वजह से अफगानिस्तान में गई थी कि एक कंट्री पे हमला, नेटो उस कंट्री की तमाम कंट्रीज की तरफ से मदद जो है वो करेगा। इससे पहले जो नेटो का हेडक्वार्टर था वो पेरिस में था। बहुत मजे की चीज जो है, नेटो का हेडक्वार्टर कहां पे था? पेरिस, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। अब कुछ ऐसा हुआ कि जो फ्रांस ने नेटो में से अपनी कुछ चीजें जो है वापस कर ली या इनके आपस के डिसएग्रीमेंट हो गए, तो इस वजह से पेरिस से जो है वो ब्रसल्स में नेटो का हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट हुआ। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए कि 9/11 का इंपॉर्टेंट क्यों है कि नेटो ने कहा अगर किसी भी एक कंट्री पे हमला हुआ तो हम मदद करेंगे। और पेरिस से ब्रसल्स में हेडक्वार्टर नेटो का क्यों चेंज हुआ? भाई पेरिस ने कुछ डिसएग्रीमेंट हुए थे, आपको ये याद रखना है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और मैंने कोशिश करता हूं, बल्कि हमेशा इस कोशिश को जो है पूरा करता हूं कि एक तरह की करंट अफेयर एक जगह पे आए। गवर्नमेंट शुड एजुकेट अबाउट फैमिली प्लानिंग। किसने कहा है, किस चीज ने जोर दिया है? यूनाइटेड नेशन फंड्स एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज। यूनाइटेड नेशन फंड्स एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। तो स्टूडेंट्स, आपको दो बातें याद रखनी है कि हेडक्वार्टर कहां पे है यूएनएफपी का? न्यूयॉर्क में। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका हेडक्वार्टर सिर्फ न्यूयॉर्क में है। लाइक यूएनओ का अपना हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लाइक यूएनएफपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लाइक यूनिसेफ जो चिल्ड्रन से रिलेटेड है इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं बट इंपॉर्टेंट और कंसाइज एंड प्रिसाइज मैंने आपको बता दिया। G7, जीफ जकू, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूएसए, यूके। समिट विल बी हेल्ड 2024 इन इटली इन जून। तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 में जून में G7 का समिट होने जा रहा है और कहां पे होने जा रहा है? वो इटली में होने जा रहा है। 2023 में कहां पे हुआ था?
जापान में हुआ था। स्टूडेंट, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, ये कुछ चीजें जो है ये अल्फाबेटिकली भी चलती हैं ताकि जो है वो चीजों को आसान रखा जाए और चीजों को जो है हेडक्वार्टर या प्रेसिडेंसी शिफ्ट करने में आसान हो। प्रेसिडेंसी से मुझे बात करते करते याद आया कि इस साल इटली के पास ही प्रेसिडेंसी है G7 की। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, G20 कंट्रीज का हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था। G20 कंट्रीज 2023 में प्रेसिडेंसी किसके पास थी? ये इंडिया के पास थी। और 2024 में प्रेसिडेंसी किसके पास है? ये ब्राजील के पास है। ठीक है, ब्राजील के पास 2024 की G20 की प्रेसिडेंसी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस साल कहां पे समिट हो रहा है। अब हम जून में इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, बट अभी आपके जहन में थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो गया कि G7 का समिट इटली में और जून में हो रहा है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इन पैराग्राफ की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। फलस्तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। फलस्तीन वांट्स टू बिकम फुल मेंबर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इससे पहले फलस्तीन को किस चीज की अहमियत हासिल है? वो ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे है। ऑब्जर्वर स्टेट की रुकनीत कब मिली थी? 29 नवंबर 2012 को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फलस्तीन ने किस साल कहा कि भाई हमें पूरी रुकनीत दी जाए? 2024 में। और फलस्तीन को ऑब्जर्वर स्टेट की जो है रुकनीत कब मिली हुई थी? स्टेटस कब मिला हुआ था? 29 नवंबर 2012 को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, एक जस्ट जो है वो फलस्तीन है और दूसरा वेटिकन सिटी या होली सी भी उसे कहते हैं। वेटिकन सिटी या होली सी भी कहते हैं। तो ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था कि फलस्तीन जो है वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है। इससे पहले कितने परमानेंट मेंबर हैं? 193 परमानेंट मेंबर्स हैं। अरब लीग 22 मेंबर्स पे मुश्तमिल। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन 57 मेंबर्स पे मुश्तमिल। नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम 120 मेंबर्स पे मुश्तमिल। नैम जो है ये यूएनओ के बाद सेकंड बड़ा इदारा है। OIC जो है ये मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा है। तो अरब लीग ने, OIC ने और नैम ने कहा है एंटोनियो गुतरस को, टेल एंटोनियो गुतरस जो 9th सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, कि 140 कंट्रीज ऑलरेडी एक्सेप्टेड फलस्तीन एज अ फुल मेंबर। तो भाई इसको फुल मेंबर का दर्जा दो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? वो ये नहीं पूछेगा कि भाई किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया जी कि भाई फुल मेंबर का दर्जा दो, बट ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट चीजें, पर्पस, नैम 120। अच्छा, नैम का थोड़ा सा पर्पस बता दूं। नैम जो है ये डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है। नैम किस चीज से रिलेटेड है? ये डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, OIC का पता है, अरब लीग अरब कंट्रीज की जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मेंबर्स 120, नैम 57, 22। सेकंड लार्जेस्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इज नैम, ये पता होना चाहिए। इसराइल अटैक ऑन ईरान एम्बेसी इन सीरिया। एक बड़ी मजे की एक और अहम बात बताऊं कि अलिप्पो कहां पे है? अलिप्पो सी पोर्ट है जो कि सीरिया में लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट, अलिप्पो इज अ सी पोर्ट लोकेटेड इन सीरिया। अब इसराइल ने किस कंट्री की एम्बेसी पे और किस कंट्री में हमला किया? इसराइल ने सीरिया में हमला किया। और किस कंट्री पे? ईरान पे। आपको पता होना चाहिए कि ये ईरान का हमला जो एम्बेसी का है इसराइल ने किया है। तो इंपॉर्टेंट बातें यहां पे मुख्तसर करूं, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज और फलस्तीन जो है वो फुल मेंबर बनना चाहता है यूएनओ में। साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट जैकूब जुमा, अब इसका पूरा नाम क्या है? जैकूब जुमा, बार्ड फ्रॉम इलेक्शन। भाई इसे इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। क्यों? इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। तो सबसे पहले ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है कि जैकूब जुमा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं।
जस्टिस फॉर मंडेला डे। हम इंटरनेशनल डेज को याद करते हैं, तो जस्टिस फॉर मंडेला, जस्टिस डे 17 जुलाई और मंडेला डे नेल्सन मंडेला, मंडेला डे 18 जुलाई। तो जस्टिस फॉर मंडेला, जे फॉर जुलाई, ठीक है। तो 17-18 दोबारा रिपीट करता हूं, जस्टिस फॉर मंडेला, जस्टिस पहले आ रहा है 17, मंडेला बाद में आ रहा है 18, और जे फॉर जस्टिस फॉर मंडेला। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आता हूं जो दूसरे जो ग्रुप्स हैं या दूसरे चैनल्स आपको ना दें। तो बड़ी मजे की चीजें डिस्कस करते हैं। 1992 में निशाने पाकिस्तान जो है वो मिला। अब आप लोग कहेंगे ये हमें पता था, बट मैं आप लोगों को बड़ी मजे की ट्रिक लेके आया हूं। 1992 में निशाने पाकिस्तान, मतलब कि यार अब समझो कि मंडेला जो है ना वो मशहूर हो रहा था, ठीक है। मंडेला मशहूर हो रहा था, उसे एक निशान सबसे पहले मिल गया 1992 में, ठीक है। 1993 में उसे नोबेल प्राइज मिल गया। वो कहते हैं ना हमें किसी भी चीज की निशानियां पहले ही नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो 1992 में उसे निशाने पाकिस्तान मिल गया। 1993 में उसे नोबेल प्राइज मिल गया। जब यार ये दोनों चीजें मिल गई, तो 1994 में वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया। तो कितने मजे की मैंने आपको ट्रिक लगा दी कि 1992 में निशानी मिली, 1993 में नोबेल प्राइज मिल गया निशानी वाला, और उसके 1994 में 1994 में साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया। ताइवान एक्स प्रेसिडेंट वेंट टू चाइना फॉर पीस। अब मैंने आपको एक करंट अफेयर्स में बताया हुआ है कि ताइवान और चाइना का क्लैश कैसे हुआ, ताइवान एक सेपरेट स्टेट कैसे बना। ये मैं आपको इसका लिंक भी दोबारा पोस्ट कर दूंगा। 4 लाइनों में मैं बताया हुआ है कि ताइवान एक अलहदा स्टेट कैसे बना, ठीक है। तो ताइवान के प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट जो है वो चाइना में गए हैं, तो दोबारा हम अमन की सरगर्मियां शुरू करें। इसी के रिलेटेड मैंने यार आप लोगों को इसी से रिलेटेड न्यूज दे दिया कि अर्थक्वेक इन ताइवान, ताइवान में 2024 में अर्थक्वेक आया है। इससे पिछले साल तुर्की में फरवरी 6 को अर्थक्वेक आया था, और वो बहुत बड़ा आया था, ठीक है। तो आपने तुर्की की लाजमन याद रखना है, फरवरी 6 2023 को तुर्की में जो है वो अर्थक्वेक आया था, और ताइवान में 2024 में अर्थक्वेक आया था। तो ये ताइवान कैसे बना, जस्टिस फॉर मंडेला, और मंडेला की निशानियां हम लोगों ने कर ली। फ्रांस पासिस बिल अगेंस्ट हेयर डिस्क्रिमिनेशन। वो क्वेश्चन करेगा भाई कौन सा कंट्री है जिसने हेयर डिस्क्रिमिनेशन बिल पास किया। दिखने को बहुत छोटी सी न्यूज लगती है, बट ऐसे क्वेश्चन एफपीएससी बड़ा पसंद करता है कि भाई फ्रांस वो कंट्री है जिसने हेयर डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा इसकी भी बात बता दूं भाई, जिस तरह रेशियल रंग की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, इसका रंग काला है, सांवला है, सफेद है, बहुत सफेद है, एल्बिनो कलर है, ठीक है। एल्बिनो इज आल्सो अ स्किन डिजीज। बात करते करते मुझे लिंकिंग मेथड से याद आया, अल्बिनो इज अ स्किन डिजीज। तो भाई अब हेयर डिस्क्रिमिनेशन यानी हेयर की बुनियाद पे इम्तियाज करना, ये काले लोग हैं, अफ्रीकी हैं, ये एशियाई हैं, और ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। बहुत मजे का रीकैप दे जाऊं, फ्रांस पहला कंट्री था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉर्शन वाला राइट शामिल कर लिया था कि गर्ल्स जो है वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। कौन सा कंट्री जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया अबॉर्शन राइट, वो फ्रांस है। बल्गेरिया यूरोपियन कंट्री, रोमानिया यूरोपियन कंट्री विल ज्वाइन पार्शली शेंजन एरियाज। शेंजन एरियाज यूरोपियन यूनियन में ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट, फ्रीली मूव विदाउट एनी पासपोर्ट। शेंजन एरियाज वाले कितने कंट्रीज अब हो चुके हैं, तो 29 कंट्रीज हैं जो शेंजन एरियाज वाले कंट्रीज हैं जिनमें आप लोग फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के कितने कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज हैं। शेंजन एरियाज ऐसे यूरोपियन ममालिक जिनमें आप यूरोप के अंदर अंदर फ्री विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये शेंजन एरियाज
और आपको बल्गारिया और रोमानिया का पता होना चाहिए, ये दोनों कंट्रीज यूरोप में मौजूद हैं। अब आगे मैप के साथ लर्निंग शुरू करते हैं। एथेनियंस एंड फ्रेंच वरीड अबाउट द डस्ट फ्रॉम द सहारा डेजर्ट। भाई सबसे पहले आपको ये पता होगा भाई एथेंस कौन है। एथेंस जो है ये ग्रीस का कैपिटल है। तो एथेनियंस जो है वो ग्रीस में रहने वाले लोग हैं। वो ऐसे ही किसी भी बात का सिनोनिम यूज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। और जो ग्रीस है ये साउथ यूरोप में आता है। ग्रीस कहां पे आता है? साउथ यूरोप में आता है। जो फ्रांस है ये वेस्टर्न यूरोप में आता है। आपको कंट्रीज की लोकेशन भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले न्यूज का मतलब हम लोग समझ लें कि भाई इन कंट्रीज तक सहारा डेजर्ट की सैंड डस्ट ट्रेवल कर जाती है। भाई इतनी दूर तक इतने बड़े सहारा की जो है वो डेजर्ट की सैंड ट्रेवल करती है। तो ये था फ्रांस जो कि वेस्टर्न यूरोप में है, और ये था ग्रीस जो कि साउदर्न यूरोप में है। साइप्रस, मुझे बात करते करते याद आई कि साइप्रस इज द डिस्प्यूटेड बिटवीन ग्रीस एंड तुर्की। अब ये आपको पता हो कि सहारा डेजर्ट मेनली कहां पे है, तो स्टूडेंट्स याद रखें मेनली सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका और कुछ कुछ जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखें ये बहुत पुरानी बात हो गई है कि विच वन इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो भाई आपको डेजर्ट की लोकेशन का पता हो। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, precisely North Africa and Central Africa, like Algeria, like Libya. Algeria is also largest country by area. Mali, Niger, Chad, सुडान, इजिप्ट और मारितानिया जो है इनमें जो है सहारा डेजर्ट जो है वो फैला हुआ है। तो आपको इनमें इंपॉर्टेंट बातें क्या थी? कंट्रीज की लोकेशन और सहारा डेजर्ट की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सहारा डेजर्ट से एक छोटी सी बात और बताता जाऊं, आप लोग साहल को भी याद रखें। साहल ऐसे इलाके हैं जो डेजर्ट से ग्रीनरी की तरफ ट्रांजिट हो रहे हैं। मतलब जैसे एक डेजर्ट वाला इलाका उसके बाद प्लेन इरिगेटेड इलाका आ जाता है, ऐसे इलाके को अफ्रीका में साहल इलाका कहा जाता है, SAHEL। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगली न्यूज मैप के साथ करते हैं। बोट्सवाना टू सेंड अफ्रीकन कंट्री है 20,000 एलिफेंट्स टू जर्मनी। अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट यहां पे अगली इंपॉर्टेंट क्या न्यूज है कि भाई किस कंट्री ने जर्मनी के खिलाफ जो है वो केस किया था। ICJ में जर्मनी ने निकारागुआ के खिलाफ केस किया था कि भाई ये इसराइल का साथ दे रहा है। ठीक है, निकारागुआ ने जर्मनी के खिलाफ साथ दिया, केस किया था कि भाई जर्मनी जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है। अब जब मैंने न्यूज आप लोगों को क्यों शेयर किया है, क्वाड्रा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 4 कंट्रीज आपस में बॉर्डर्स मिलते हैं। क्वाड्रा पॉइंट ऑफ वर्ल्ड, 4 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे जो है बॉर्डर्स 4 कंट्रीज के मिलते हैं, और दुनिया में ओनली 1 है। आपको ओनली 1 याद रहना चाहिए। बहुत ही मजे की ट्रिक लेके आया हूं यार। आपके दिल के 4 खाने होते हैं और उसी से आपकी नब्ज चलती है। ऐसे ही है ना, आपके दिल के 4 खाने होते हैं और उसी से आपकी नब्ज चलती है। तो वो कैसे? N फॉर नमीबिया, B फॉर बोट्सवाना, Z फॉर जिम्बाब्वे और Z फॉर ज़ैम्बिया। ये सर्कल में चारों कंट्रीज के जो हैं वो बॉर्डर्स आपस में मिल रहे हैं, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, नमीबिया। तो दिल के 4 खाने, 4 मतलब क्वाड्रा पॉइंट, और दिल की वजह से नब्ज चलती है। नब्ज नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको टिक विद ट्रिक के साथ जो है वो चीजें याद रहेंगी।
तुर्की लीडर एर्दोगान विल मीट विद जो बाइडन इन व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में जहां पे जो बाइडन बैठता है उसे ओवल हाउस कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ी मजे की सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यार आपको बताने लगा हूं कि अगला लीडर जो तुर्की का आने वाला है वो तकरीबन कुर्दिश लीडर है। यार कुर्द कौन है? ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं। कुर्द कौन है? ये सुन्नी मुस्लिम है। ये इराक, ईरान और तुर्की वगैरह में रहते हैं। इराक, ईरान और तुर्की वगैरह में रहते हैं। कबाइल, आप कबीला कह सकते हैं। तो तकरीबन ये कुर्दिश लीडर टाइप है जो कि अगले इलेक्शन में इमर्ज होने वाला है। आपको सर वलीद ने सबसे पहले बताया। तो तुर्की लीडर एर्दोगान जो है वो जो बाइडन से व्हाइट हाउस में जाके मिलेगा। क्रेमलिन भाई जो है रशिया में जहां पे रशिया का प्रेसिडेंट का ऑफिस बैठता है उसे क्रेमलिन कहते हैं। वांट्स टू रिमूव तालिबान फ्रॉम द टेरर ग्रुप लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्रेमलिन ने या रशिया ने किसको टेरर लिस्ट से हटा दिया है? वो तालिबान है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। किसकी हुकूमत को दुनिया ने तस्लीम नहीं किया हुआ? तालिबान की हुकूमत को वोमेन के इशू की वजह से जो है दुनिया ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। चाइना ने सबसे पहले अपना एम्बेसडर जो है वो तालिबान के पास भेजा। विच कंट्री सेंड एम्बेसडर आफ्टर द टेक ओवर बाय तालिबान? चाइना ने। खुंजराब पास को दोबारा ओपन कर दिया गया। ठीक है, बर्फबारी के बाद जब खुंजराब पास को ओपन किया गया, सुस्त आखिरी पाकिस्तानी विलेज है जो पाकिस्तान की तरफ से है। इसके बाद चाइना की टेरिटरी शुरू हो जाती है। बहुत मजे की यार आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आया हूं। कराक्रम हाईवे का नाम तो सुना होगा, ऐसे ही है ना, कराक्रम हाईवे का नाम सुना होगा। तो के फॉर खुंजराब पास, के फॉर किलिक पास, के फॉर किलिक पास और एम फॉर मिंटका पास। तो ये तीनों पास जो हैं पाकिस्तान को चाइना से मिलाते हैं। कराक्रम के एम से आप लोगों ने याद रखना है। कराक्रम पासिस की आप लोगों को बड़ी मजे की ट्रिक रही है। खुंजराब, किलिक और मिंटका पास, इससे आप लोगों को याद रहेगा कि भाई पाकिस्तान को चाइना से मिलाने वाले पासिस का नेम और ये कराक्रम रेंज में शामिल है। आप लोगों को ये भी पता लग गया। सिंध विल रिसीव मोर वाटर। ठीक है भाई, ये इरसा ने कहा है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने कहा है कि भाई इंडस को अगर कम हिस्सा मिलता था, अब इंडस जो सिंध है वो ज्यादा शेयर रिसीव करेगा। ठीक है, तो इरसा क्या है ये भी आप लोगों को पता लग गया। इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात बताऊं, कोटरी बराज दरिया सिंध पे आखिरी बराज है और ये गुलाम मोहम्मद बराज के नाम से भी जाना जाता है। कोटरी बराज आल्सो कॉल्ड गुलाम मोहम्मद बराज। अच्छा, आप लोग जब भी सैलाब आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये सुनते हो यार, क्यूसी का वर्ड, यहां से इतने हजार क्यूसी का रेला गुजर रहा है। तो भाई क्यूसी क्या है? एक क्यूसिक में 28 लीटर के करीब पानी होता है जो एक सेकंड में गुजरता है। बहुत मजे की इंफॉर्मेशन दी है कि भाई क्यूसिक क्या है? 28 लीटर पानी एक सेकंड में गुजरता है, यानी 28 लीटर पर सेकंड। तो एक रेला गुजरा है, कितने हजार क्यूसिक, तो आप उनको 28 से मल्टीप्लाई कर लें। पक पीयूसी पाकिस्तान उलमा कौंसल, उसके चेयरमैन कौन है? हाफिज ताहिर अशरफी। डिक्लेयर्ड 5 अप्रैल टुडे एज अल कुद्स डे, यानी फलस्तीन पीस डे। तो बहुत मजे की मैंने आपको बताई है कि भाई अल कुद्स डे क्या है। ये भाई फलस्तीन डे की तरफ से जो है वो आपको पता होना चाहिए। किसने कहा? हाफिज ताहिर अशरफी ने। तो अल कुद्स फलस्तीन डे के नाम से जाना जाता है और 5 अप्रैल को पाकिस्तान में मनाया गया। ये करंट अफेयर्स के लिहाज से रिसेंट बहुत जबरदस्त और बहुत अहम न्यूज है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। पाकिस्तान सेट 0 प्लास्टिक वेस्ट सिटीज अलोंग इंडस रिवर। यार एक ही चीज के दो नाम मैं आपको बारहा बताता होता हूं। लिविंग इंडस प्रोजेक्ट, जिसे यूएन ने दुनिया के 7 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में भी शामिल किया है। लिविंग इंडस
यही चीज चल रही है, इसी का आप दूसरा नाम कह लें जीरो प्लास्टिक वेस्ट के नाम से। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये भी कह सकते हैं एमसीक्यू कैसे आएगा, पाकिस्तान सेट जीरो प्लास्टिक वेस्ट सिटीज अलोंग विच रिवर। आपको पता है कि सी पैक पे हमला हुआ था पिछले दिनों में, अब उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने शामिल किया है। टास्क फोर्स 88 2016 में बनाई गई और चाइनीज की हिफाजत के लिए बनाई गई। तो और ये बड़े मजे की बात है, ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है कि टास्क फोर्स 88, क्या नंबर 88, पाकिस्तान इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ चेयरमैन ऑफ यूएन डिसआर्ममेंट कमीशन, यानी दुनिया में वेपन्स बढ़ रहे हैं, इसको कम किया जाए, उसके लिए पाकिस्तान की जो है वो कौंसिल को शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा in 2024 which country elected as chair of UN disarmament commission। तो भाई पाकिस्तान को इसके लिए इलेक्ट किया गया है। PIA perhaps I shall arrive, oh sorry, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, भाई परहैप्स आई शैल अराइव, भाई इस पे बैठ जाओगे तो शायद ही पहुंच पाओ आप लोग। तो भाई PIA को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो भाई इसके मुताबिक या इसके अगेंस्ट 1973 में कौन सी टर्म आई थी, नेशनलाइजेशन। बैंक्स को कब नेशनलाइज किया गया, बैंक्स को 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आई थी। ये प्राइवेटाइजेशन के ऑपोजिट जो है वो वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई बैंक्स 1974 में नेशनलाइज हुए थे। PIA का पुराना नाम क्या है, ओरिएंट एयरलाइन, जिसने 1946 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। और PIA ने पहला फ्लाइट ऑपरेशन कब लिया था, 1995 में। पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन कौन सी है, हजवेरी एयरलाइन। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है जो अब तक कंफ्यूज करते हैं। ओरिएंट एयरलाइन PIA का पुराना नाम, हजवेरी एयरलाइन पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी जो कि 14th प्रेसिडेंट भी हैं, जो कि 11th प्रेसिडेंट भी रहे, दोनों चीजें आप लोगों ने याद करनी है। फॉर ट्रांजिट ट्रेड विद तुर्कमानिस्तान, लाइक जैसे टॉपिक का जिक्र हुआ था, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबी जो है वो टापी की गैस पाइपलाइन है। तो पाकिस्तान के आसिफ जरदारी ने जो है वो तुर्कमानिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो है वो डिस्कशन वगैरह की। इस वीक की पर्सनैलिटीज, क्रिप्टो टाइकॉन सैम बैंक्समैन फ्राइड, भाई इसको क्यों सजा हुई है, इसको 25 साल की सजा हुई है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिप्टो करेंसी से जो नुकसानात पहुंचे हैं उसकी वजह से जो है इसको 25 साल की सजा हुई है। सैम बैंक, या जब करेंसी आती है तो हम कहां पे रखाते हैं, वो हम बैंक में रखाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का जो फाउंडर था, टाइकॉन था, सैम बैंकमैन। नादरा के चेयरमैन, जिसको गवर्नमेंट ने अब अप्रूव कर दिया है, सर्विंग जो आर्मी के ऑफिसर हैं, मुनीर अफसर। यार जो अफसर बंदा होता है ना वो हर जगह पे अफसर लग जाता है, ठीक है, और आपकी शनाख्त का भी अफसर लग गया है। तो आपने जस्ट अफसर याद रखना है, अफसर मतलब करंट सर्विंग, अफसर मतलब करंट सर्विंग। नादरा के चेयरमैन। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दक हुसैन गिलानी। अब ये मैंने क्यों जिक्र किया, भाई सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जुडिशियल काउंसिल में 5 मेंबर्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया जिसमें चीफ जस्टिस को तसद्दक हुसैन को उसका हेड बनाया गया कि भाई आप लोग देखें कि आर्मी मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही। भाई ये काम हमारा जानने वाला नहीं है, ना ही हमारा बोलने वाला है, तो हमने जस्ट रहना है PPSC FPSC वगैरह पे। अब हमें इंपॉर्टेंट यार क्या चीज है जो कोई भी नहीं बताता यार आपको, कि तसद्दक हुसैन 21st चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और करंट जो है वो 29th है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, काजी फाइज ईसा,
ठीक है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, उसकी तीसरी टर्म शुरू हो गई है और ये उसकी लास्ट टर्म है। ठीक है, अर्दगान ने भी कहा था ये मेरी लास्ट टर्म होगी। पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद इब्राहिम खान। हमें हर सूबे, अपने सूबे के लिहाज से लाजमन जो हैं वो चीफ जस्टिस जो हैं वो लाजमन याद होने चाहिए। अपने सूबे के लिहाज से आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, बलूचिस्तान, पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट आपको लाजमन याद होने चाहिए। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करते हैं। ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, ताइवान का हम जिक्र कर रहे थे, फॉर्मोसा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। ठीक है, कालाहारी वैसे अगर हम मोर प्रिसाइजली जाएंगे तो साउथ अफ्रीका में है। वर्ल्ड अर्थ डे इस महीने के लिहाज से 22 अप्रैल है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया किस कंट्री को कहा जाता है? ताइवान को कहा जाता है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया को कहा जाता है। ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ताइवान है इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो कोरिया है ये साउथ कोरिया को। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो आप DRK, ये नॉर्थ कोरिया कहते हैं, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, ये आप लोग चाइना को कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 6 डेज वार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ये 6 डेज वार इसराइल और अरब कंट्रीज, इसराइल का क्याम कब हुआ? 1948 में। इसराइल और अरब कंट्रीज की 1967 को जो है वो जंग लड़ी गई। इसे 6 डेज वार कहते हैं, जब गुलान हाइट्स भी इनसे जो है वो छीन लिया गया था। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रिप्राइव, जैसे हम कहते हैं ना डिप्राइव, महरूम कर देना, ऐसे ही डिप्राइव कैंसल पुनिशमेंट। डिप्राइव महरूम, रिप्राइव कैंसल। फ्लैग, या हम कहते हैं यार इस चीज में बड़ा फला है, मतलब बहुत खामी है, ऐसे ही फ्लैग मतलब के क्रिटिसिज्म। तो मुझे उम्मीद है आपको हर चीज ट्रिक्स के साथ, लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ न्यूज आप लोगों को शेयर की गई हैं। तो प्लीज इन्हें सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड से प्लीज शेयर करें। इंशाल्लाह ऐसी न्यूज आपको मेरा चैलेंज है कि कोई भी नहीं देगा। दुआ में याद रखिएगा, और इसको प्लीज एक लाइक का बटन लाजमन प्रेस करें। लाइक का बटन प्रेस करने से ये न्यूज ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड हो जाती है जो इससे रिलेटेड या इससे रिलेशन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।